उत्तराखंड में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए हमने जो टेस्ट सीरीज चला रखी है उसका अगला प्रश्न पत्र है। छात्रों की डिमांड थी कि सर लोक सेवा आयोग के जो क्वेश्चन हैं उनमें आपका कंप्यूटर भी आ रहा है, तो हमने इस पेपर में कंप्यूटर भी सम्मिलित कर दिया, 5 नंबर का कंप्यूटर। अब आगे जो भी जीएस का पेपर होगा उसमें 5 नंबर की कंप्यूटर होगी, और कोशिश ये कर रहे हैं कि अगले जो पेपर है उनमें हम रीजनिंग भी सम्मिलित कर दें, चाहे 5 की हो, 5 से लेकर के 10 नंबर तक की रीजनिंग भी सम्मिलित करें। और धीरे धीरे हम आपके सारी चीजें वो आपकी जो परीक्षाओं में पूछी जा रही हैं उनको सम्मिलित करते जाएंगे, क्योंकि लंबा पेपर बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। तो वो हफ्ते में एक ही हो सकता है, एक बार जो हम सैटरडे को लाते थे वो लेकर के आएंगे बहुत ही जल्द। जो रोज डेली जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो 25 नंबरों का होगा, जिसमें 25 नंबर आपके एक दिन आपके जीएस आदि का होगा, एक दिन आपका उत्तराखंड का होगा। तो उसमें अभी जीएस का है जैसा चल रहा है, ये आपका जीएस का क्वेश्चन पेपर है जिसमें सभी आपकी यूनिटों को हमने सम्मिलित कर लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें करके देखिएगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है संजय देव क्लासेस करके, वहां से आप इसका पहले खुद सॉल्व कर लें, उसके बाद यहां से मिलान कर लें। पहला क्वेश्चन है 16 संस्कारों का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन प्राप्त होता है। 16 संस्कार, हिंदू धर्म में जो आपके 16 संस्कार हैं उनका शास्त्रीय विवेचन मतलब वो किस तरीके से किए जाने चाहिए, कब कब उनको करने की आयु होती है, क्या क्या है, तो उसके विषय में जो भी शास्त्रीय आपका व्याख्या की गई है वो सबसे पहले की गई है बृहदारण्यकोपनिषद। बृहदारण्यकोपनिषद जो 108 उपनिषद हैं उनमें से सबसे प्रमाणिक उपनिषद माना जाता है बृहदारण्यकोपनिषद, और यह सबसे बड़ा भी है, उपनिषदों में सबसे बड़ा उपनिषद भी है। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? उड़ीसा का कोणार्क मंदिर, जिसे हम उड़ीसा का सूर्य मंदिर भी बोलते हैं, उसका निर्माण करवाया था गंग शासक नरसिंह देव प्रथम ने, गंग शासक नरसिंह देव प्रथम द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। 4 आपके चीजें दे रखी हैं, 4 इधर है। पीर, खलीफा, मुरीद, खानकाह, जो आपके सूफी परंपरा में प्रयोग में लाए जाने वाली शब्दावली है, उससे पीर कहा जाता है सूफी परंपरा का जो मार्गदर्शक होता है, यानी कि सूफी परंपरा में जो गुरु है उसे कहते हैं पीर। जैसे बोलते हैं ना पीर की मजार, पीर मतलब वो मार्गदर्शक हैं यानी कि गुरु हैं। मुरीद जो पीरों के शिष्य होते हैं, अगली पीढ़ी में आने वाला जो आपका शिष्य गुरु बनेगा अगली पीढ़ी में, तो उसे मुरीद कहा जाता है, यानी कि शिष्य होते हैं क्या? मुरीद। खलीफा, खलीफा कहा जाता है सूफी मत का अनुपालक, जो सूफी मत को मानता है उसे बोलते हैं खलीफा। खानकाह, खानकाह इनकी झोपड़ी या निवास स्थलों को कहा जाता है, सूफी संतों का निवास। तो ए का हुआ 4, बी का हुआ 3, सी का हुआ 1 और डी का हुआ 2। 4 3 1 2, 4 3 1 2, इसमें कूट सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सबसे अंत में क्या हुआ? 4 आपको अंग्रेजों के काल की जो गतिविधियां हैं वो दी गई हैं, तो सबसे अंत में इनमें से कौन सी हुई कह रहा है? तो हड़प नीति कब हुई थी? हड़प नीति शुरू करी थी इसने लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में, 1848 से शुरू हो गई थी हड़प नीति। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। स्थायी बंदोबस्त 1793 में लाया था कार्नवालिस, और सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली लाया था 1799 में। तो सबसे पहले हुआ स्थायी बंदोबस्त, उसके बाद हुआ सहायक संधि, उसके बाद हड़प नीति, और सबसे लास्ट में आया बंगाल विभाजन। तो इसमें सबसे अंत में पूछा है तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज को आध्यात्मिक रूप, ब्रह्म समाज को आध्यात्मिक रूप में किसने विकसित किया? ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज पहले आध्यात्मिक नहीं था, पहले केवल एक सुधारवादी संगठन था, बाद में उसे आध्यात्म के साथ जोड़ा था देवेंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर के समय केवल एक सुधारवादी संगठन था, बाद में इसे आध्यात्म से जोड़ा देवेंद्रनाथ टैगोर ने। केशव चंद्र सेन भी इसके आचार्य बने। इसी को लेकर के विवाद भी था, जो ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ बाद में, वो देवेंद्रनाथ टैगोर और
केशव चंद्र जो आपके सेन थे, इनके बीच में विवाद के कारण हुआ था, क्योंकि केशव चंद्र सेन इसमें आधुनिकता लाना चाहते थे, नई चीजें करना चाहते थे, जबकि देवेंद्र नाथ टैगोर इसे प्राचीन आध्यात्मिकता के साथ जोड़े रहना चाहते थे। इसीलिए बाद में ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ। तो देवेंद्र नाथ टैगोर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर दो या दो से अधिक वेब पेजों को आपस में जोड़ने, लिंक करने के लिए निम्नलिखित में से उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? अगर हमें दो वेब पेज आपस में जोड़ने हो तो हमारे पास क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट HTTP। ये आपके, इसके द्वारा आप दो आपके वेब पेजों को आपस में लिंक कर सकते हो नेटवर्क में। अगला, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? पहली पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन जो आपके कंप्यूटर थे, उन पर किसका उपयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब वाले। वो आपकी तरह नहीं थे, उनके पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं था, इसलिए यहाँ पर जो भाषा का प्रयोग किया जाता था, मशीनी भाषा, जिसे आप क्या बोलते हो? बाइनरी कोड। इसमें लिखना भी बाइनरी कोड में ही होता था और पढ़ना भी बाइनरी कोड में होता है। जबकि आज क्या है, आप अपनी भाषा में लिख लेते हो चीजों को, कंप्यूटर का जो इनपुट डिवाइस है वो उसे आपके बाइनरी में खुद ब खुद बदल लेता है। कंप्यूटर समझता तो बाइनरी है, मशीनी भाषा ही समझेगा, और मशीनी भाषा यही है जिसे हम द्विधारी अंक पद्धति बोलते हैं या बाइनरी कोड बोलते हैं, इसी को समझता है। लेकिन उस समय के जो कंप्यूटर थे वो इसको समझते थे, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई माध्यम नहीं था कि हम अपनी भाषा में लिखें और वो उसे कन्वर्ट कर लें। लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं थे, इसीलिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में हमें जो प्रोग्राम लिखना था वो भी इसी में लिखना था और पढ़ना भी इसी में था, प्रोसेसिंग भी इसी में होती थी। आगे फिर जनरेशनों में सुधार होता गया। जैसे वर्तमान में क्या, हमें राम लिखना है तो हम ऐसे ही लिखते हैं, हमें 1 लिखना है तो ऐसे ही लिखना है, 10 लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, 15 लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। लेकिन इनपुट डिवाइस इसे किस में बदल लेगी? इसमें बदल लेगी। उस समय ऐसा नहीं था, 15 लिखना है तो फिर हमें बाइनरी कोड में ही लिखना पड़ेगा। तो मशीनी भाषा का ही प्रयोग उसमें किया जा रहा था। तो ए सही है। कौन सा एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, MS एक्सेल भी स्प्रेडशीट है, गूगल शीट भी स्प्रेडशीट है, जोहो शीट भी स्प्रेडशीट है, MS वर्ड स्प्रेडशीट नहीं है। MS वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग आपका सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम मूलतः किसका, ऐसे जो हमने ये लिखाई कर रखी है ये वर्ड प्रोसेसर में होती है, तो इसके लिए है। तो ये आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट आदि के डेवलप करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सी है? नेटवर्किंग और मल्टीमीडिया में जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग वर्तमान में हो रहा है वो है जावा। इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है आपका मल्टीमीडिया वेब पेज, मतलब वेब पेज जो भी आप इंटरनेट में प्रवेश करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, उन सबको बनाने के लिए जावा लैंग्वेज ही प्रयोग में लाई जा रही है। वर्ड प्रोसेसिंग का कौन सा फीचर गलत वर्तनियों को शुद्ध करता है? वर्ड प्रोसेस जो आपका प्रोसेसिंग में हम किसी चीज को लिखते हैं तो उसे शुद्ध करने वाला फीचर कौन सा होता है? स्पेल चेकर। कौन सा होता है? स्पेल चेकर मतलब स्पेलिंग को चेक कर देता। आपने देखा होगा कि कोई स्पेलिंग गलत हो गई तो उसके नीचे क्या आ जाता है? इस तरीके का लाल वो आ जाता है कि ये स्पेलिंग इसके अकॉर्डिंग गलत है। फिर आपको अगर इसमें सुधार करना है तो आप सुधार कर लीजिए। आपको लग रहा है कि आपको अपने हिसाब से रखना है तो सुधार मत कीजिए, वो तो दिखाएगा ही दिखाएगा। जो स्पेल चेकर है वो ठीक चीजों को दिखा देता है। अगला क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर के थे। अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी से है। एक भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर किस प्रकार परिक्रमा करता है? भूस्थायी उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं जिसे, जो हमारी पृथ्वी से भूस्थितिक कक्षा में जो उपग्रह छोड़े जाते हैं वो हमारी भूमध्य रेखा से ठीक 36,800 है किलोमीटर की दूरी पर स्थित होते हैं, और वो आपका पूरब से पश्चिम, जैसे हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब आपके परिक्रमा करती है, वैसे ही ये भी आपका पश्चिम से पूरब परिक्रमा करता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इससे क्या है, ये आपका इतनी दूरी पर है, इसका जो कोण बने रहता है, हमारी पृथ्वी की जो आपके 24 घंटे में एक घूर्णन होता है, तो इसका भी क्या होता है, वो टाइमिंग फिक्स होता है, समानुपाती होता है, जिसके कारण ये सैटेलाइट 24 घंटे पृथ्वी के संपर्क में रहता है।
और नेटवर्क नहीं टूट पाता। संचार उपग्रहों को यहीं पर स्थापित किया जाता है भूस्थितिक कक्षा में। तो ये जो आपका भूस्थितिक कक्षा के उपग्रह होते हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करेंगे। ये इसका सही उत्तर होगा। चीखती साठा किसका बोधक है? चीखती साठा किस तत्व का बोधक है? चीखती साठा एक्चुअल में हमारी जो भूमध्य रेखा है इसके 30 डिग्री अक्षांश में तो चलने वाली जो पवनें हैं उन्हें हम व्यावसायिक पवनें बोलते हैं, ट्रेड विंड। 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच दोनों गोलार्धों में चलने वाली जो पवनें हैं इन्हें कहा जाता है आपका पछुआ पवनें। पछुआ पवनें, क्योंकि जो उत्तरी गोलार्ध है इसमें बहुत सारे महाद्वीपीय विस्तार है, पहाड़ियां हैं। यहां अगर हवाएं चलती भी हैं तेज तो उनको रुकावट मिलने के कारण वो अत्यधिक तीव्रता नहीं पकड़ पाती। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीपीय विस्तार बहुत कम है, खासकर 30 डिग्री के बाद। इसके कारण जो पछुआ पवनें हैं बहुत उच्च वेग की पवनें हो जाती हैं और भयंकर आपके क्या इस क्षेत्र में गर्जना के साथ आपके आगे बढ़ती हैं। तो उनको जैसे 30 से 40 डिग्री तक गरजती चालीसा बोलते हैं, 40 से 50 डिग्री तक भयंकर पचासा बोलते हैं और 50 से 60 डिग्री तक चीखती साठा बोलते हैं। ये पवनों का नाम है, बहुत उच्च वेग की पवनें हैं जो दक्षिणी गोलार्ध में चलती तो उत्तर में भी है, लेकिन उत्तर में इनको इन नामों से नहीं जाना जाता है क्योंकि उतनी तीव्रता नहीं है। चलती हैं परंतु तीव्रता नहीं है उत्तरी गोलार्ध में। भूमध्य रेखा से नीचे की ओर दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री, 30 से 35 डिग्री को घोड़ों का अक्षांश कहा जाता है। उसके बाद नीचे को इन पवनों का विस्तार है। बहुत तेज पवनें होती हैं क्योंकि यहाँ सपाट समुद्र है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर बिल्कुल खुले हैं, द्वीप नहीं पाए जाते हैं, इसलिए अंधाधुंध तीव्रता के साथ चलती हैं और बहुत भयंकर शोर मचाती हैं, इसलिए इनको ऐसे नामों से जाना जाता है। भारत की प्रमुख भूमिका अधिकतम दक्षिणतम विस्तार है। प्रमुख भूमिका मतलब जो आपका भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, एक तो क्या है भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु, एक तो ये है ऐसे, जिसे हम बोलते हैं कन्याकुमारी। मुख्य भूमि हो, मुख्य भूमि, तो कन्याकुमारी मुख्य भूमि है। तो भूमध्य रेखा से इसकी जो दूरी है, ठीक है, वो कितनी है पूछ रहा है। एक तो नीचे है, फिर अंडमान निकोबार में, ग्रेट निकोबार में यहाँ पर जो आपका क्या है सबसे दक्षिणतम बिंदु है जिसे इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, वो आपके द्वीपीय है। जो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है कन्याकुमारी और इसका विस्तार है ग्लोब पर। अगर हम देखें तो भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाएं तो ये आपका 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है। 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये वाला। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम होगा। 4 पर्वत श्रृंखलाएं दे रखी हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब ऊपर, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। तो भारत में ये 4 की 4 जम्मू कश्मीर की हैं। जम्मू कश्मीर का जो ये वाला क्षेत्र है उसकी, तो काराकोरम सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर वाला क्या है ये काराकोरम है। उससे नीचे को आपका ये लद्दाख श्रेणी है। लद्दाख से नीचे को आपका कौन सी है जास्कर श्रेणी, और जास्कर से नीचे मध्य हिमालय में है आपका पीर पंजाल श्रेणी। तो सबसे ऊपर काराकोरम है 2, उसके बाद कौन है लद्दाख, उसके बाद कौन है जास्कर, उसके बाद कौन है पीर पंजाल। उत्तर से दक्षिण, उत्तर में यहां, फिर दक्षिण, फिर दक्षिण, फिर दक्षिण। तो 2 4 3 1, 2 4 3 1 इसका ए सही आंसर होगा। 2 सबसे उत्तर में, 4 उससे दक्षिण, 3 उससे दक्षिण और 1 उससे दक्षिण। अगला क्वेश्चन है, वह पत्तन जिसे सबसे पहले व्यावसायिक बंदरगाह का दर्जा प्राप्त हुआ था। एक तरीके का कॉरपोरेट आपका सी पोर्ट सबसे पहले कौन बना था? भारत का पहला कंप्यूटरीकृत बंदरगाह भी है, या सबसे आधुनिक जो बंदरगाह बना था वो आपका तमिलनाडु में स्थित एन्नौर बंदरगाह था। तमिलनाडु में स्थित एन्नौर
बंदरगाह जिसे एक कंपनी का रूप दिया गया था, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है जिसे कंपनी का रूप मिला था, और व्यावसायिक पहला मतलब आपका कॉरपोरेट बंदरगाह बना था। जीएनपी तथा जीडीपी के मध्य अंतर क्या है? जीएनपी और जीडीपी के बीच में अंतर पूछ रहा है। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, देश का जो टोटल राष्ट्रीय उत्पाद है, कुल राष्ट्रीय उत्पाद, उसे जीएनपी बोलते हैं। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट है, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? दोनों हैं तो राष्ट्रीय उत्पाद ही, बट अंतर किस चीज का है? मान लो हमने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी और उससे बनाए हमने 200 रुपए, तो 100 रुपए तो हमारी आय है, 100 रुपए उसकी लागत है, तो टोटल तो हम अपनी पूंजी को कहेंगे 200 रुपया और लाभ को कहेंगे हम क्या? 100 रुपया। तो वैसे ही है, टोटल जो राष्ट्रीय उत्पाद है उसको बनाने में कुछ लागत भी लगी होगी, तो उसमें टोटल राष्ट्रीय उत्पाद में तो लागत भी सम्मिलित होती है। यदि हम लागत को क्या कर दें? उसमें से घटा दें, यानी कि डेप्रिसिएशन, उसको बनाने में जो आपका मूल्य ह्रास हुआ है उसको घटा दें, तो एनएनपी आ जाएगी। तो ये अंतर है किसका? पूंजी अवमूल्यन के समान, पूंजी अधिमूल्यन के समान, कर राजस्व के नहीं, कर राजस्व नहीं, इसका ऑप्शन होना चाहिए मूल्य ह्रास, मूल्य ह्रास के समान। हाँ नहीं, ठीक है, अवमूल्यन लिखा है ना? हाँ, अवमूल्यन, पूंजी अवमूल्यन, पूंजी में जो कमी आई है। अवमूल्यन का मतलब यहां पर डेप्रिसिएशन से ही है, डेप ही है, ये ह्रास ही है, ये सही होगा बी। अवमूल्यन शब्द है यहाँ पर, पूंजी का अवमूल्यन मतलब जितनी पूंजी हमने इस उत्पाद को बनाने में लगाई है उसमें से उसे घटा लेंगे तो वो अपने आप आ जाएगी। जैसे हमने किसी मशीन से मान लो एक गाड़ी चला रहे हैं, हम टैक्सी चला रहे हैं, उस टैक्सी से हमने 1000 रुपए कमाए तो वो हमारी आय है। अगर हम कहें शुद्ध आय तो उसमें टैक्सी कुछ घिसी भी तो होगी, वो हम घटा देंगे। एक साल में मान लो हमने 1000 रुपए कमाए थे तो 10% उसमें घिसावट कर लेंगे तो हमारी शुद्ध आय 900 रुपये आएगी। वैसे ही अगला, आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति उद्घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सूचना पर करेगा, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? दोनों सदनों की उद्घोषणा के 1 माह के अंदर अनुमोदन करना अनिवार्य है, दोनों सदनों को, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। यदि लोकसभा विघटित है तो राज्यसभा अनुमोदन करेगी, बिल्कुल सही है। लोकसभा पुनर्गठित होने पर उसे 6 माह के अंदर पारित करेगी। लोकसभा यदि पुनर्गठित हो गई है, पहले उस समय विघटित में थी और राज्यसभा ने पारित कर दिया, तो लोकसभा अगर गठित हो गई है दोबारा तो वो 1 माह के अंदर करेगी, ना कि 6 माह के अंदर। 1 माह के अंदर उसे पास करेगी, नहीं तो वहीं पर खत्म हो जाएगा आपातकाल, अपने आप ही स्वतः खत्म हो जाएगा। अगर उसने पारित कर दिया तो आगे चलेगा। तो इसमें डी सही आंसर नहीं है। डी सही उत्तर तो सही है परंतु उसके हिसाब से सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा निर्धारित वरीयता क्रम में राष्ट्रपति के बाद किसका स्थान होता है? भारत सरकार के वरीयता क्रम में सबसे ऊपर कौन है? राष्ट्रपति। सबसे ऊपर कौन है? उसके बाद उपराष्ट्रपति आता है। तीसरे नंबर पर आता है प्रधानमंत्री और चौथे नंबर पर आता है राज्यपाल। तो यहां पर क्या होगा? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद कह रहा है तो सही उत्तर होगा उपराष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत में लोकसभा के दूसरे लोकसभा अध्यक्ष बने थे। पहले लोकसभा अध्यक्ष तो जीवी मावलंकर थे, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। दूसरे हैं एम.ए. आयंगर। स्वतंत्र भारत के दूसरे जो लोकसभा चुनी गई थी उसके स्पीकर बने थे एम.ए. आयंगर। अगला, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? मूल संविधान में
7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? 7। 7वां संपत्ति का अधिकार है। अगर आप पढ़ोगे भारत के संविधान के अनुच्छेद 31 को पढ़ना, उसमें निर्वासित लिखा होगा, यानी कि यहां से इसे हटा दिया गया मौलिक अधिकारों की श्रेणी से। 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें से संपत्ति के मौलिक अधिकार को कम कर दिया गया था, इसीलिए वर्तमान में हमारे पास है 6। मूल में कितने थे? 7। तो विकल्प बी सही होगा। संघ एवं राज्यों के लिए लोकसभा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? लोक सेवा आयोग, जो संघ के लिए तो यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग, और राज्यों के लिए अपने अपने राज्य के आयोग हैं, उनका प्रावधान किस में है कह रहा है? उनका प्रावधान है अनुच्छेद 315 में, आयोगों का। ये तो क्या है? भारत की जो आपके, जिसे हम संघीय सेवा बोलते हैं, भारत संघ की जो सेवा है, जैसे आईएएस है, आईपीएस है, ठीक है, वो जो आपका 317 है, इनके पदों के लिए प्रावधान है। 309 में भी इनके पदों के लिए प्रावधान है। लोक सेवा आयोगों का गठन, चाहे वो केंद्र का हो चाहे वो राज्यों का हो, वो 315 के तहत आता है। अनुसूचित जाति आयोग को विभाजित कर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति 2 पृथक आयोग का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? देखो, पहले अनुच्छेद 338 में केवल अनुसूचित जाति आयोग होता था, बस अनुसूचित जाति आयोग। 90वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसमें अनुच्छेद 338 को जोड़ करके इसमें अनुसूचित जनजाति आयोग कर दिया गया। अनुसूचित जाति की जगह जनजाति आयोग कर दिया गया। तो अनुसूचित जाति आयोग तो 338 में हो गया, 338 को में अनुसूचित जनजाति आयोग हो गया। जाति 338, जनजाति 338 को, ये हुआ था 90वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, शीतल पेयों में जैसे कोला आदि में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है कह रहा है? जैसे कोला, कोका कोला, पेप्सी, जो भी आपके शीतल पेय होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, बेवरेज या शीतल पेय, इनमें आपके क्या क्या पाया जाता है? टेनिन। टेनिन, टेनिन नामक तत्व पाया जाता है। कैफीन तो आपको पता है कॉफी और चाय में होता है, निकोटीन तंबाकू में होता है, रेनिन दूध में होता है, टेनिन होता है। शुष्क अग्निशामकों में भरा जाता है, जो सूखे आपके अग्नि आग को बुझाने वाले यंत्र होते हैं, उनमें क्या भरा रहता है? तो रेत और बेकिंग सोडा, खाने का सोडा और रेत भरी होती है, जो आपके किसी आपके आग के ऊपर छिड़कोगे तो आग के ऊपर इस तरीके का आपका आवरण बना देगा, जिससे आग को ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाएगी। जब उसे ऑक्सीकारक नहीं मिलेंगे तो आग खुद ब खुद बुझ जाएगी। तो इसका सही आंसर है बी। अगला, किस द्रव के एकत्र होने पर मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है? जब हम दौड़ते भागते या कोई काम करते हैं तो हमें मांसपेशियों में थकावट जो महसूस होती है, वो किस एसिड के एकत्र होने से होती है? लैक्टिक एसिड। किसके? लैक्टिक एसिड के। 25 क्वेश्चन है, विज्ञान भी इसमें सम्मिलित कर दिया है। चाहे आरओ हो, दरोगा हो, या जिनका बंदी रक्षक का पेपर हो, उन्हें इन प्रश्न पत्रों से काफी लाभ हो सकता है। और अपने कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारा पेपर कैसा लगा, और अपने सुझाव जरूर दीजिए। धन्यवाद।